नमस्कार। चलिए आज दक्षिण एशियाई इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ को समझते हैं जिसने इस क्षेत्र का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण। तो बात है साल 712 ईस्वी की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी में एक नया और बहुत पेचीदा अध्याय शुरू किया। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अब सवाल ये उठता है कि इस आक्रमण के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थी। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों को देखना होगा। एक तरफ था उभरता हुआ अरब साम्राज्य और दूसरी तरफ था भारत। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अरब प्रायद्वीप, जहां एक नई बहुत शक्तिशाली ताकत तेजी से उभर रही थी। देखिए, 7वीं सदी से पहले अरब कैसा था? बिखरे हुए कबीले थे जो कई अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन इस्लाम के उदय ने सब कुछ बदल दिया। पूरा इलाका एक मजहब के नीचे एकजुट हो गया और एक जबरदस्त ताकत बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सारा बदलाव सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर हो गया, बहुत ही तेजी से। तो ये जो खिलाफत थी, ये सिर्फ कोई धार्मिक पदवी नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है। असल में ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक और फौजी साम्राज्य था जो लगातार अपना विस्तार करना चाहता था। और विस्तार की इसी सोच के साथ खिलाफत की सेनाओं ने सीरिया, मिस्र, फारस और उत्तरी अफ्रीका जैसे बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि देखते ही देखते ये विशाल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अच्छा, तो अब जब हमने देख लिया कि अरब में क्या चल रहा था, तो चलिए अब नजर डालते हैं भारत पर कि उस वक्त यहाँ क्या हालात थे। देखिए, 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मौत हो चुकी थी और उनके बाद भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं बची। पूरा देश छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों में बंट गया था। मतलब ये बाहरी हमलों के लिए एक आसान निशाना बन गया था। ऊपर से जो अरब के व्यापारी यहाँ आते जाते थे, वो भारत की बेहिसाब दौलत के किस्से सुनाते थे। तो सोचिए, एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ राजनीतिक फूट। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो किसी भी हमलावर साम्राज्य को अपनी ओर खींच सकता था। और फिर बस एक घटना ने वो चिंगारी लगा दी जिसकी उन्हें एक बड़े हमले के लिए जरूरत थी। तो हुआ ये कि श्रीलंका से अरब जा रहा एक जहाज था जिसे सिंध के समुद्री तट के पास लुटेरों ने लूट लिया। बस यही था वो आधिकारिक बहाना। खिलाफत ने सिंध के शासक से इस नुकसान का हर्जाना मांगा, लेकिन सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर, उन्होंने ये मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये लुटेरे उनके काबू से बाहर हैं। अब खिलाफत के लिए तो ये एक सीधी चुनौती थी और उन्होंने फौरन फौजी कार्रवाई का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार में ही हमला किया और जीत गए। 711 ईस्वी में जो शुरुआती हमले हुए हैं, उन्हें राजा दाहिर की सेनाओं ने नाकाम कर दिया था। पहली कोशिशें फेल हुईं। तब जाकर ईरान के गवर्नर हज्जाज ने एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी फौज भेजी, एक नए कमांडर के साथ। और इस बड़े मिशन की कमान किसे सौंपी गई? एक सिर्फ 17 साल के नौजवान को। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उम्र भले ही कम थी, लेकिन इरादे बहुत पक्के थे। कासिम का जो अभियान था वो बिल्कुल योजना के साथ आगे बढ़ा। उसने तट से शुरुआत की, पहले देबल के बंदरगाह पर कब्जा किया, फिर निरुन ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर रावर में हुई राजा दाहिर के साथ एक निर्णायक लड़ाई। आखिर में वो मुल्तान तक जा पहुंचा, जिसे सोने का शहर कहा जाता था। और फिर जून 712 ईस्वी में हुई रावर की लड़ाई। ये वो जंग थी जिसने सब कुछ तय कर दिया। इसमें राजा दाहिर हार गए और मारे गए और इसी के साथ सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। तो अब जब जीत हो चुकी थी, तो सवाल था कि इस इलाके पर हुकूमत कैसे की जाए। इसके लिए एक नया प्रशासनिक सिस्टम लागू किया गया। इस नए सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा था जजिया टैक्स। ये एक ऐसा कर था जो इस्लामी राज्यों में गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। इसके बदले में उन्हें सुरक्षा और अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी जाती थी। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये टैक्स सब पर नहीं लगता था। जैसे कि शुरुआत में सिंध में ब्राह्मणों को, महिलाओं को और जो लोग विकलांग थे, उन्हें जजिया देने से छूट दी गई थी। लेकिन देखें, कहानी का सबसे अजीब मोड़ क्या है कि जिसने ये पूरी जीत हासिल की, यानी मोहम्मद बिन कासिम, उसका अपना अंत एक रहस्य है।
2 थियरीज हैं। एक कहती है कि राजा दाहिर की बेटियों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और खलीफा ने उसे मरवा दिया। दूसरी थियरी ये है कि खिलाफत के अंदर ही सत्ता बदल गई और नए खलीफा ने उसे मरवा दिया क्योंकि वो कासिम के संरक्षक का दुश्मन था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंध की ये जीत सिर्फ एक लूटपाट या छापा नहीं थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर अरबों की एक स्थायी मौजूदगी की शुरुआत थी। मतलब अब तक जो सिर्फ व्यापार के रिश्ते थे वो सीधे सीधे राजनीतिक और फौजी कंट्रोल में बदल चुके थे। और इसी एक घटना ने इस्लामिक दुनिया और भारत के बीच सदियों तक चलने वाले एक बहुत गहरे और पेचीदा रिश्ते की नींव रखी। एक ऐसा रिश्ता जिसने इस पूरे क्षेत्र की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस हमले के संघर्ष, सांस्कृतिक लेनदेन और एक नए तरह के मेलजोल का पूरा अध्याय खोल दिया। लेकिन इसकी सबसे स्थायी विरासत क्या थी? 712 ईस्वी के जो नतीजे थे उन पर आज भी बहस होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के इस बड़े मोड़ के गहरे असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।